हेलो बच्चों, सभी को नमस्ते। हम आ चुके हैं अपने लास्ट लेक्चर पे, जो इकोनॉमिक्स का ये लास्ट लेक्चर होगा क्योंकि हमारा लास्ट चैप्टर चल रहा है। आज इसे हम कंप्लीट कर लेंगे, थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लगेगा तो भी इसे कंप्लीट कर देंगे क्योंकि कल से यानी नेक्स्ट वीडियो से हम उसी जो कंप्लीट कर रहे हैं धीरे धीरे, और साथ साथ अकाउंट्स या बीके हम स्टार्ट कर देंगे। राइट, आपके एग्जाम्स भी आने वाले हैं तो मैं चाह रहा हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक से स्टार्ट करूँ जिसमें आपको हेल्प मिल जाए अकाउंट्स में। राइट, जब भी हम देखते हैं अकाउंट्स में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, थियरी तो हम कर ही लेते हैं किसी न किसी तरह। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हमने फॉरेन ट्रेड के बारे में स्टार्ट किया था। हमने इंटरनल, एक्सटर्नल, राइट, इंटरनेशनल सब पढ़ा था हमने। राइट, तो हमने इंटरनल ट्रेड पढ़ा था, हमने फॉरेन ट्रेड पढ़ा था जिसे इंटरनेशनल ट्रेड भी कह सकते हैं। फिर टाइप्स ऑफ ट्रेड हमने पढ़ा, इंपोर्ट ट्रेड यानी सामान मंगाना बाहर देश से, एक्सपोर्ट ट्रेड अपने देश से दूसरे देशों में सामान बेचना, इंटरपोर्ट ट्रेड एक देश से रॉ मटेरियल लेकर उसमें प्रोसेसिंग करके दूसरे देशों को बेचना। राइट, फिर रोल हमने पढ़ा, फॉरेन एक्सचेंज किया जाता है उसमें, इन्वेस्टमेंट इंकरेज होता है, लेबर स्पेशलाइजेशन हम इस्तेमाल कर पाते हैं। राइट, और जो भी रिसोर्सेज कहीं और अवेलेबल हैं उसका इस्तेमाल हम दूसरे देशों में ले जाके कर सकते हैं विद द यूज़ ऑफ फॉरेन ट्रेड। प्राइस स्टेबिलिटी बनी रहती है यानी मार्केट स्टेबल रहता है, महंगाई नहीं होती है, मार्केट मंद नहीं होता, कभी कभी हो भी जाता है। राइट, अवेलेबिलिटी ऑफ मल्टीपल चॉइसेस, फॉरेन ट्रेड से हमारे पास बहुत सारे चॉइसेस हैं यानी कई सारी कंट्रीज़ हैं जिनके साथ हम डील कर सकते हैं। ब्रिंग्स रेपुटेशन इन हेल्प्स अर्न टू गुडविल, और हमने ये भी देखा कि बहुत सारे कंट्रीज जो हैं उन्होंने क्या किया है, एक्सपोर्ट से अपने सामानों को दूसरे देशों में पहुंचाकर बड़े नाम भी कमाए, जैसे जापान, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में बहुत नाम कमाया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कंपोजिशन और डायरेक्शन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। इसका मतलब ये है कि हम क्या एक्सपोर्ट करते हैं, क्या इंपोर्ट करते हैं, कितना परसेंट हमारा बड़ा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, किन किन चीज़ों में हम थोड़ी थोड़ी चीज़ों को ध्यान से देखेंगे, यानी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। लाइक जैसे पेट्रोल बहुत ही देश का सबसे इंपॉर्टेंट गुड्स कह सकते हो आप, कंपोनेंट कह सकते हो। तो ऐसे ही कुछ गिने चुने हम चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा एक्सपोर्ट कैसा है उसमें और इंपोर्ट कैसा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ओवर द लास्ट 70 years, India's foreign trade had undergone a complete change in terms of composition and direction. Main features of composition of India's foreign trade are as follows. तो यहाँ पे कंपोजिशन का मतलब है क्या क्या इंपोर्ट किया जाता है और क्या क्या एक्सपोर्ट किया जाता है। यहाँ पे डायरेक्शन का मतलब है किन किन देशों से एक्सपोर्ट करते हैं और किन किन देशों को से इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, कहाँ एक्सपोर्ट करते हैं और कहाँ इंपोर्ट करते हैं, देशों के बारे में यानी किस जगहों पर। यहाँ पे लिखा है कि पिछले 70 सालों में यानी देश आज़ाद हुआ है तब से लेके अब तक हमने अपने ट्रेड को बहुत चेंज किया है इन द फॉर्म ऑफ कंपोजिशन भी, यानी हम बहुत सारे सामान जो नहीं मंगाते थे वो भी मंगा रहे हैं, बहुत सारे सामान जो नहीं एक्सपोर्ट करते थे वो भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और डायरेक्शन के फॉर्म में, डायरेक्शन यानी कि कुछ कंट्रीज के साथ हम, जैसे अभी देश आज़ाद हुआ तो देश आज़ाद होते टाइम हम उन्हें सिर्फ ब्रिटिशर्स के साथ हम ट्रेड करते थे क्योंकि वही हमारे यहाँ राज करते थे। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था तो उनके ही रॉ मटेरियल जाता था, कंपोजिशन यही था हमारा। लेकिन आज के डेट में हम बहुत सारे देशों के साथ व्यापार करते हैं तो वही लिखा हुआ है। ठीक है, तो कैसे कैसे हुआ है। सो मेन फीचर्स ऑफ कंपोजिशन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड एज फॉलोज। पहला, इंक्रीजिंग शेयर ऑफ ग्रॉस नेशनल इनकम। यस, ग्रॉस नेशनल इनकम यानी देश के इनकम में बढ़ोतरी हुई है अगर पिछले 70 साल में देखें, या धीरे धीरे हम देख रहे कंटिन्यूसली बढ़ते ही जा रहा है। इन 19 to 91 जब एलपीजी लॉन्च हुआ था, इकोनॉमिक रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तो क्या लिखा है, शेयर्स ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फॉरेन ट्रेड का मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों आ जाता है, इन ग्रॉस नेशनल वाज 17.55। यार भाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट से हम इंडिया का जो नेशनल इनकम है उसमें 17.55 यानी लगभग 18% इनकम जनरेट करते थे, जो इंक्रीज होकर 25% हो गया 2006-07 में, और अब 16-17 तक का आंकड़ा दिया हुआ है जिसमें 48.8% यानी आधा देश का जो इनकम हो रहा है उसमें से लगभग आधा इनकम किससे हो रहा है, फॉरेन ट्रेड से हो रहा है। इंक्रीज इन वॉल्यूम एंड वैल्यू ऑफ ट्रेड। यस, वॉल्यूम का मतलब होता है क्वांटिटी भी बढ़ाई है हमने, यानी अगर मान लो अभी 100, मान लो 70 साल पहले अगर 100 टन कोई चीज़ खरीदते और बेचते थे यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे, तो आज हम हज़ारों लाखों टन बेच रहे हैं और कर रहे हैं। और वैल्यू में भी सीधी सी बात है, क्वांटिटी बढ़ेगी तो वैल्यू भी बढ़ेगी।
समझ रहे हो ना? 70 साल पहले हम मान लो 100 क्वांटिटी में डील करते थे, आज हम लाखों क्वांटिटी में डील कर रहे हैं, और जबकि क्वांटिटी बढ़ गई तो इसलिए वैल्यू भी बढ़ जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट्स, समझ लेते हैं इसको जरा। चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट, मैंने कंपोजिशन का मतलब बताया, यानी कौन कौन से सामानों का एक्सपोर्ट्स किया जाता था। पहले कौन से चीज़ों का एक्सपोर्ट करते थे और अब हम कौन सी चीज़ों का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि हम बेच रहे हैं एक तरह से। सिंस इंडिपेंडेंस, आज़ादी से लेकर आज तक, द कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड इंडिया हैज अंडरगॉन अ चेंज। चेंज हुआ है, क्या चेंज हुआ है? प्रायर टू इंडिपेंडेंस, आज़ादी के पहले, इंडिया यूज टू एक्सपोर्ट प्राइमरी प्रोडक्ट्स। प्राइमरी प्रोडक्ट्स मतलब रॉ मटेरियल, टोटली रॉ मटेरियल। क्या? जूट। प्राइमरी प्रोडक्ट्स क्या होता है? यानी जो खेतों से सीधा उठा के दे दिया जाता है। जूट, कॉटन, टी, ऑयल सीड्स, लेदर, फूड ग्रेन्स, कैशो, आई थिंक ये काजू है, राइट, नट्स एंड मिनरल प्रोडक्ट्स, ये सब हम लोग सीधा एक्सपोर्ट करते थे उस टाइम, देश आज़ाद होने के पहले, यानी आज से 75 साल पहले। विद द पासेस ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीता, मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स लाइक रेडीमेड गारमेंट्स, तो जैसे जैसे समय बीता हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज आई, आज हमारे पास बहुत सारी मशीनरीज हैं, अलग अलग तरह के बिजनेस हैं, तो आज हम खुद भी सामान बना सकते हैं। तो हम अब सामान बनाते हैं, और रेडीमेड गारमेंट्स यानी बने बनाए कपड़े भेज रहे हैं, ज्वेलरियाँ बना बना के भेज रहे हैं, जेम्स हैं, ज्वेलरियाँ, मूल्यवान मोती वगैरह जो भी पकड़ लो। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बहुत सारे हम एक्सपोर्ट करते हैं, स्पेशली कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर भी हम डील करते हैं एज अ प्राइम प्लेस इन इंडिया एक्सपोर्ट। तो इंडिया के एक्सपोर्ट में ये अभी आज के डेट में मेन, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं सब प्रोडक्ट जो कि रेडीमेड है। रेडीमेड का मतलब होता है कि ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड है, क्लियर है। जबकि हम आज़ादी के पहले क्या करते थे? रॉ गुड्स भेजते थे। रॉ मतलब जनरली रॉ मटेरियल टाइप हम भेजते थे। ठीक है, तो ये इस तरह का कंपोजिशन हमारा चेंज हुआ है, यानी हमारे एक्सपोर्ट में चेंजेस आया है। उसी तरह से चेंजेस इन द कंपोजिशन ऑफ इम्पोर्ट, इम्पोर्ट में भी चेंजेस किए हमने, यानी हम पहले कुछ और मंगाते थे, अब हम उससे और कई ज़्यादा कुछ मंगाते हैं। जैसे प्रायर टू इंडिपेंडेंस, इंडिया यूज टू इम्पोर्ट कंज्यूमर गुड्स लाइक मेडिसिन, क्लॉथ, मोटर व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एक्सेट्रा। कह रहे भाई आज़ादी के पहले हम क्या करते थे? खरीदते थे बाहरी देशों से, इंपोर्ट करते थे। क्या? दवाइयाँ, कपड़े, मोटर व्हीकल्स यानी गाड़ियाँ वगैरह भी, और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एक्सेट्रा। अपार्ट फ्रॉम पेट्रोल एंड पेट्रोलियम, India is now importing mainly capital goods like high-tech machineries, chemicals, fertilizers, steel, etc. कह रहा भाई अगर पेट्रोल को छोड़ दिया जाए, पेट्रोल और पेट्रोलियम इन सबको छोड़ दिया जाए, थोड़ा सा हटा दिया जाए, तो बाकी सब जो किससे क्या इंपोर्ट हो रहे हैं इंडिया में? जनरली कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स यानी हम बहुत सारी मशीनें मंगा रहे हैं। जैसे देखो हम रशिया से गन खरीदते हैं, मिलिट्री इक्विपमेंट्स खरीदते हैं, तो हम क्या करें? मशीनें ही मंगा रहे हैं एक तरह से। केमिकल्स मंगाते हैं हम, फर्टिलाइजर्स खेतों के लिए और बाकी सब बहुत जगह यूज़ करने के लिए, और स्टील, ये हम चीज़ें क्या कर रहे हैं? इंपोर्ट कर रहे हैं दूसरे देशों से। हमारा कंपोजिशन इस तरह से चेंज हुआ है, यानी हम पहले दवाइयाँ, कपड़े, ये सब मंगाते थे, अब हम मशीनरी और केमिकल्स, ये सब चीज़ें मंगा रहे हैं। ओशियनिक ट्रेड यानी कि समुद्री व्यापार, एक तरह से समुद्री व्यापार। मोस्ट ऑफ द इंटरेस्ट ट्रेड इज बाय सी। इंडिया में जितना भी ट्रेड व्यापार होता है वो दूसरे देशों के साथ, वो समुद्र के साथ हो रहा है। और आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि क्यों समुद्र सी के थ्रू क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई सारे देश जो है एक दूसरे से लैंड थ्रू कनेक्टेड नहीं है, और लैंड से कनेक्टेड है भी तो रास्ते प्रॉपर नहीं है और समय बहुत लगेगा, जबकि पानी के थ्रू हम शॉर्टकट मार के जा सकते हैं। कहने का मतलब एक, और कुछ देश ऐसे ही जो जैसे अमेरिका है वो ज़मीन से कनेक्टेड ही नहीं है, साउथ अफ्रीका ऑलमोस्ट ज़मीन से कनेक्टेड नहीं है, तो अपने को वैसे जाना पड़ेगा। तो इंडिया हैज़ ट्रेड रिलेशंस विद, जैसे श्रीलंका देख लो, ज़मीन से कनेक्टेड नहीं है तो भाई जहाज से जाना पड़ेगा, पानी वाले, राइट, बोट वगैरह। इंडिया हैज़ ट्रेड रिलेशंस विद नेबर कंट्रीज लाइक नेपाल, अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका एक्सेट्रा। द शेयर ऑफ इंडियाज ओशियन ट्रेड इज अराउंड 68%। तो कह रहे भाई जो व्यापार होता है टोटल फॉरेन ट्रेड, उसमें से 68%, लगभग 70% जो होता है वो ओशियन ट्रेड है, यानी कि समुद्री रास्ते से होता है। बाकी हम अपने पड़ोसी देशों के साथ भी व्यापार करते हैं। म्यांमार लिखा है, श्रीलंका लिखा है, नेपाल लिखा है, अफगानिस्तान लिखा है, सबको पता है ना, बगल बगल में। डेवलपमेंट ऑफ न्यू पोर्ट्स, फॉर इट्स फॉरेन ट्रेड इंडिया डिपेंड्स मोस्टली ऑन मुंबई, कोलकाता, चेन्नई पोर्ट्स। देयरफॉर यस, हम समझ सकते हैं, अगर थोड़ा भी हिस्ट्री याद होगा तो इंडिया का पोर्ट बहुत पुराना है, चेन्नई का है, कोलकाता का है, 3-4 पोर्ट्स है जो बहुत पुराने हैं। तो इंडिया ने नए पोर्ट्स बनाए हैं। दीज पोर्ट्स वेयर ओवरबर्डन, यानी कि कुछ ही पोर्ट्स थे तो
आवाजाही बहुत ज़्यादा थी क्योंकि व्यापार बढ़ रहा है, लेन देन बढ़ रहा है, तो भीड़ बढ़ रही है। ये कुछ उसी तरह से मान लो कि आपके शहर में एक ही रेलवे स्टेशन है, तो सभी लोग वहीं जाएंगे ट्रेन पकड़ने के लिए। लेकिन अगर अलग अलग जगहों पर रेलवे स्टेशन बना दिया जाए और सब जगह गाड़ी रुके तो भीड़ बढ़ जाएगी। वैसी बात है। तो जब दो तीन ही पोर्ट था तो भीड़ बहुत हो रही थी, मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं हो पा रहा था, सामान टाइम पे नहीं पहुंच रहा था, या लोडिंग अनलोडिंग नहीं हो पा रहा था। तो उन्होंने क्या किया, रिसेंटली इंडिया हैज डेवलप्ड न्यू पोर्ट्स कांडला, कोचिन, विशाखापट्टनम, नवा, शेवा एक्सेट्रा टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ द एग्जिस्टिंग पोर्ट्स। तो जो मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के पोर्ट्स का बोलते हैं ना वजन, या फिर उसमें जो भी गर्दी हो रही थी लेन देन की, व्यापार की, उसका बर्डन कम करने के लिए, बोझ कम करने के लिए इन्होंने ये पोर्ट्स बनाए। और ये सारे पोर्ट्स जनरली साउथ के साइड में हैं। और इसके अलावा आप ध्यान दोगे तो पोर्ट्स कहाँ बने हैं, इंडिया का मैप कैसा है, अगर ध्यान से देखा जाए तो कुछ इस तरह का है, राइट। तो पोर्ट जो है, जैसे मुंबई यहाँ पे है, राइट, कोलकाता यहाँ पे है कहीं पे, राइट, चेन्नई भी कुछ यहीं यहाँ कहीं है। तो ये सब पोर्ट्स यहीं आसपास आसपास बने, केरला में विशाखापट्टनम यहाँ पे कहीं है, यहाँ बना है, राइट, ऐसे बनाया गया। क्योंकि ये सब समुद्र है ना, पोर्ट कहाँ बनेगा, समुद्र के साइड में, तो इसमें तो कोई लॉजिक ज़्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है, राइट। चलो, अब कुछ ग्राफ में दिए, फटाफट देखेंगे, निकलेंगे आगे, क्योंकि ये समझना बहुत आसान है। कंपोजिशन ऑफ इंडियाज इम्पोर्ट, यानी इंडिया दूसरे देशों से क्या क्या चीज़ें खरीदता है, उसका कंपोजिशन दिया हुआ है। इवन ये भी दिया हुआ है कि बढ़ रहा है कि घट रहा है। जैसे पेट्रोलियम, ऑयल एंड लुब्रिकेंट इन मिलियंस डॉलर, मतलब ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। फिलहाल अब हम जैसा लिखा वैसे देखेंगे। 82,944 ये था 15-16 में। 16-17 में क्या देखते हैं, ये बढ़ गया है 86.896, राइट। क्या है, पेट्रोलियम हमने इंपोर्ट बढ़ाया है। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स भी हमने 40,000 था यहाँ पे 41,941 है, यानी ये भी हमने बढ़ाया है। पर्ल्स एंड प्रीसियस स्टोन्स 20,000 $20,070 मिलियन का व्यापार हम करते थे, यानी खरीदते थे इतना पैसा देके। अब हम 23,809, यानी हम ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। एडिबल ऑयल्स, तेल की बात हो रही है, जिसमें हम 10,492, अब 10,800, लगभग सेम ही है, थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा है। फर्टिलाइजर्स हम इंपोर्ट करते हैं, जिसमें 8,072 15-16 में खर्चा करते थे, अब 5,024 कर रहे हैं 16-17 में, यानी 5 साल पुराना आंकड़ा, लेकिन उस टाइम कम हुआ है। नया आंकड़ा अभी तक छपा नहीं है तो कुछ नहीं कह सकते। फूड ग्रेन्स, खाने पीने की चीज़ें, तो 200 इतना डॉलर खर्च करते थे, अब इतना डॉलर खर्च कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लोग बढ़ रहे हैं, तो चीज़ों में खर्चा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जैसे घर में होता है, घर में 2 लोग थे, पापा मम्मी, खाली शादी हुई तो 2 लोगों का खर्चा था, फिर 1 बच्चे हुए खर्चा बढ़ा, 2 बच्चे हुए खर्चा बढ़ा, 3 बच्चे हुए खर्चा बढ़ा, अगर दादा दादी भी आके रहने लगे तो खर्चा हुआ बढ़ेगा, राइट, समझ लो। वैसे खर्चा बढ़ता है, देश की भी पॉपुलेशन बढ़ती है। तो अगला है एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स यानी हम क्या बेचते हैं बाहरी देशों को, यानी कितने का हम बेचते हैं। मान लो आपका दुकान है तो आप कितने की बेच रहे हो मार्केट में सामान, वो लिखा हुआ है। तो रेडीमेड गारमेंट्स हम जो 15-16 में 16,000, लगभग 17,000 मिलियन के आसपास का करते थे, वो 17,300 हो गया, यानी कुछ 400 मिलियन बढ़ गया। आयरन ओर, आयरन ओर का मतलब है लोहा जो निकलता है ना, लोहा एक पत्थर, जैसे कि पत्थर तो नहीं बोल सकते, लेकिन लोहा भी जैसे कोयला निकलता है, सोना निकलता है, उसी तरह लोहा भी एक पत्थर के साँचे से निकाला जाता है, उसको काट के छाट के ऐसा, तो आयरन ओर कहा जाता है। जो जिस पत्थर में वो, या जिस मिट्टी में कह लो या पत्थर कह लो, जिसमें होता है, तो उसको हम बेचते हैं बिना लोहे को निकाले। तो पहले $191 था 15-16 में, वो बढ़ के लगभग देखो, मुझे लग रहा है 7 गुना बढ़ा है, क्योंकि लगभग 200 के आसपास है और ये 1500, 7.5 गुना बढ़ा है, 1534 हो गया। कॉटन यान, ठीक है, कॉटन यान हम 8,800 करते थे, ये थोड़ा सा कम हुआ है 16-17 में, यानी लगभग सेम ही है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, यानी पेट्रोलियम के बहुत सारे अलग जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, उनका इस्तेमाल करके हम एक्सपोर्ट करते थे 31,000, फिर हमने 32,000 करना स्टार्ट किया अगले साल में, थोड़ा सा बढ़ा। लेदर मैन्युफैक्चरिंग 5,554 था, यहाँ पे 16-17 में 5,308 है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ। इंजीनियरिंग गुड्स, इसमें देखो बहुत बड़ा उछाल आया है। इंजीनियरिंग गुड्स 7,220 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करते थे, यानी चलो मिलियन भूल जाओ, 7,220 रुपये का हम लोग बेचते थे। अब कितने का बेच रहे, 65,000, यानी काफ़ी, मतलब अब देखोगे लगभग 9 गुना है। तो एक साल में ही बहुत तरक्की की हमने। और अगर आपको इसका रियल डाटा चाहिए
तो आप कहाँ जा सकते हो, रियल डाटा मतलब अभी का डाटा चाहिए, मुझे थोड़ा वक्त नहीं मिला वरना मैं निकाल के रखता। तो अभी का अगर डाटा चाहिए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैंडबुक ऑफ स्टैटिक्स ऑफ ऑन इकोनॉमिक सर्वे इंडियन इकोनॉमी 1670, हमने देखो आरबीआई पढ़ा था तो वहाँ पे लिखा था आरबीआई का एक और काम है पब्लिशिंग रिपोर्ट्स, एनुअल रिपोर्ट्स अबाउट द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, राइट। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इकोनॉमिक सर्वे में देती है, तो आप इंटरनेट पर डाल के ढूंढ सकते हो अगर ढूंढना है तो। चलो आगे चलते हैं। तो हमने कंपोजिशन देख लिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, यानी हमने सामान देख लिया, पेट्रोलियम देख लिया, इंजीनियरिंग गुड्स देख लिया, गारमेंट्स देख लिया, यानी कौन सा सामान पहले क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था, अब क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है और कितने परसेंट में हुआ है वो भी हमने देख लिया। अब आगे हम डायरेक्शन, यानी अब हम देशों की बात करेंगे, किस देश से कितना लेन देन पहले होता था और अब कितना लेन देन हो रहा है, या अब किन देशों के साथ हो रहा है, पहले किन देशों के साथ होता था। डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड मीन्स द कंट्रीज टू विच इंडिया एक्सपोर्ट्स इट्स गुड्स एंड सर्विसेज, द कंट्री फ्रॉम विच इट इम्पोर्ट्स द गुड्स एंड सर्विसेज, यानी किस देश के साथ हम सामान मंगाते हैं यानी इंपोर्ट करते हैं और किन देशों को हम सामान एक्सपोर्ट करते हैं, ये डायरेक्शन का मतलब ये है। दस डायरेक्शन कंसिस्ट ऑफ डेस्टिनेशन, डायरेक्शन का मतलब क्या है, डेस्टिनेशन यानी कहाँ भेजते हैं और कहाँ से मंगाते हैं, ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड सोर्सेज ऑफ इंपोर्ट्स। प्रायर टू इंडिपेंडेंस, आज़ादी के पहले, मच ऑफ इंडिया ट्रेड वाज डन विथ ब्रिटेन, ब्रिटेन यानी आज का लंदन यूके, अंग्रेज, राइट, उनके साथ ही व्यापार करते थे, शुरू से हम देख रहे हैं। Therefore, Britain used to hold the first position in India's foreign trade, और इंडिया के फॉरेन ट्रेड में ब्रिटेन हमेशा आगे होता था क्योंकि उन्होंने ही सारा जो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट था वो उनके साथ ही हो पाता था। यहाँ से वो रॉ मटेरियल ले जाते थे, वो वहाँ से सामान बनाकर हमारे देश में ही भेजते थे। तो टॉप पे हमेशा कौन था लेन देन में, यही था। लेकिन हाउएवर आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद हमने नए ट्रेड रिलेशंस बनाए विथ मेनी अदर कंट्रीज, बहुत सारे देशों के साथ इस्टेब्लिश किए। और नाउ अब क्या है, यूएसए जो है सबसे ऊपर है हमारे ट्रेड पॉलिसी में, यानी अगर कहा जाए इंडिया सबसे ज़्यादा व्यापार किसके साथ करता है तो हम अमेरिका से करते हैं, उसके बाद जर्मनी से करते हैं सेकंड रैंकिंग पे, तीसरे रैंकिंग में जापान है और चौथे रैंकिंग में यूनाइटेड किंगडम है। लेकिन हो सकता है ये आंकड़ा पुराना हो तो आप नया आंकड़ा भी इंटरनेट पर डालकर देख सकते हो, हालांकि यूएसए आगे है अभी भी, इतना अपने को पता है। यानी आप देखो यूके यानी वही जो ब्रिटेन था वो पीछे है। ओके, तो यहाँ पे कुछ ग्राफ दिया है, डायरेक्शन ऑफ इंडियाज इंपोर्ट्स, एक सेकेंड, डायरेक्शन ऑफ इंडियाज इंपोर्ट, यहाँ देखो कंट्रीज और ऑर्गेनाइजेशन दिए हैं, यानी यहाँ पे देशों के नाम भी हैं, यानी देश के बारे में, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन बने हैं उसके बारे में भी है। सीरियल नंबर पहला है OECD, ये है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, इसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। ये ऑर्गेनाइजेशन है एक तरह का जिसके अंदर लगभग 30 से ज़्यादा, लगभग 40 के आसपास कंट्री मेंबर्स हैं, यानी इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई है और इसमें ये तय होता है कि हम आपस में इंपोर्ट करेंगे। होता है ऐसा देशों में, अपनी एक मीटिंग करके मेंबर ग्रुप बनाया जाता है, जैसे हम लोग व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाते हैं लेन देन के लिए, होता है ना, व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया है, फ्रेंड्स का ग्रुप, फैमिली का ग्रुप, टीचर्स का ग्रुप, अलग अलग टाइप के ग्रुप, कॉलेज का ग्रुप, ट्यूशन का ग्रुप, क्लासेस का ग्रुप, होता है ना। तो इसी तरह कंट्रीज भी व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाती, मतलब वो लोग मिलके ऑफिशियल एक ग्रुप बनाते हैं जिसमें वो ये तय करते हैं कि हम आपस में ये इंपोर्ट करेंगे और ये एक्सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे इंपोर्ट की बात हो रही है, जो परसेंटेज कितना है इस ऑर्गेनाइजेशन से, 28.1%, ठीक है। ओपेक कौन है, ओपेक है द ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। यहाँ पे पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के बारे में, इसमें लगभग 13-14 कंट्री मेंबर्स हैं और इससे कितना इंपोर्ट होता है, 24.1। ईस्टर्न यूरोपियन का मतलब है यूरोप के साइड, लंदन वगैरह ये सब पकड़ लो आप, 2.4% होता है। डेवलपिंग नेशन कुछ साउथ अफ्रीका और दुबई वगैरह और भी कुछ कंट्रीज हैं जहाँ से 43.2% होता है, और अदर्स कंट्रीज से 2.2। ये इंपोर्ट की बात है, यानी इन देशों और ऑर्गेनाइजेशन से हम इतने परसेंट में इंपोर्ट करते हैं, यानी इतने परसेंट का सामान मंगाते हैं, एक तरह से समझ लो। अगर मान लेते हैं कि पूरा 100 रुपये अगर हम खर्चा कर रहे हैं तो 100 रुपये में से 28 रुपया हम खर्चा करते हैं यहाँ पर, 24 रुपये खर्चा करते हैं ओपेक में, पेट्रोलियम में, फिर लगभग 2.5 रुपये खर्चा करते हैं हम ईस्टर्न यूरोपियन देशों के साथ, वहाँ से सामान मंगाते हैं, 43 रुपये खर्चा करते हैं डेवलपिंग नेशंस के साथ, और 2.2 लगभग 2.5 रुपये खर्चा करते हैं बाकी कंट्रीज के साथ।
ठीक है। उसी तरह से ये एक्सपोर्ट कंपोजिशन है, जिसमें वही है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसमें हम बेच रहे हैं। तो मान लेते हैं 100 रुपये का हमने बेचा है, तो 100 में से लगभग लगभग 38 रुपये का हम इन कंट्रीज़ के साथ बेचते हैं, जो इसमें 33-34 कंट्रीज़ हैं। फिर ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, तो इनके साथ हम 16-17 रुपये का व्यापार करते हैं, यानी 16-17 रुपये के सामान इनको बेचते हैं। यूरोपियन ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ को 1 रुपये का सामान बेचते हैं, और डेवलपिंग कंट्रीज़ को हम 43.5%, यानी कि लगभग लगभग 43 जितने का हम मंगा रहे हैं उतने का हम उनको बेच भी रहे हैं, और अदर कंट्रीज़ में 1.2। ये भी देखो डाटा कहाँ से लिया गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैंडबुक ऑफ स्टैटिकल ऑन इकोनॉमिक्स, तो वहाँ से नया डाटा भी आप ले सकते हो। ये 16-17 का डाटा दिया हुआ है। तो ये एक मोटा मोटी आंकड़ा था कि हम कहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं, यानी कहाँ से हमारा इनकम होता है बाहरी देशों में इन सब से, और ऊपर हमने देखा कि कहाँ कहाँ हम खर्चा करते हैं। ट्रेंड इन इंडियाज फॉरेन ट्रेड सिंस 2001 से क्या ट्रेंड रहा है वहाँ पे दिया है, इसको थोड़ा फटाफट देख लेंगे। Since liberalization, India's foreign trade has expanded manifold and has shown a significant structure shifted in import and export products and also in geographical composition। ये तो हम आज़ादी से देख रहे हैं। ये लिबरलाइजेशन दे दिया। लिबरलाइजेशन यानी 1991 के बाद हमने क्या देखा कि हमने बहुत सारे देशों, जैसे लिबरलाइजेशन का में हमने किया क्या, लिबरलाइजेशन में अगर आपने पढ़ा होगा तो, कि हमने पूरी दुनिया को ओपन कर दिया कि भारत में आओ इन्वेस्ट करो। भारत के लोगों को भी ओपन कर दिया, दुनिया में जाओ इन्वेस्ट करो। खासकर ये इन्वेस्टमेंट लाने का तरीका था। लिबरलाइजेशन का मतलब था कि बाहर के देश के लोग भी आके यहाँ इंडिया में कंपनियां इन्वेस्ट कर सकती हैं। तो इससे जोग्राफिकल कंपोजिशन चेंज हुआ, यानी जिसको जिसको आना था वो सारी कंपनियां यहाँ पे आई। आज हमारे देश में बहुत सारे अलग देशों की कंपनियां काम करती हैं, तो हमारा पूरा स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। तो उसको लेकर यहाँ पर कुछ एक्सप्लेनेशन है। तो रिसेंट ट्रेड इन एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स में क्या नजर आया, इंजीनियरिंग गुड्स। According to Engineering Goods Export Promotion Council report, the share of engineering goods was 25% in India's total export in 17-18। तो 25% था total export का 17-18 में। With this category, some of the prominent exported items are transported equipment including automobiles and auto components, machinery and instrument। तो यहाँ पे ऑटोमोबाइल यानी गाड़ियों के पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के बारे में खासकर बात हो रही है, क्योंकि इंजीनियरिंग होगी किसमें, उन्हीं सब चीज़ों में। ड्यूरिंग द पीरियड 10-11 to 14-15, एक्सपोर्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट हैव ग्रोन फ्रॉम $16 बिलियन to 24.9 बिलियन। तो यहाँ पे दो आंकड़े दिए हैं, दो मतलब एक तो 2010-11 का दिया है जिसमें 16 बिलियन था एक्सपोर्ट इंजीनियरिंग गुड्स का, और 14-15 में कितना हो गया, 24 बिलियन। लगभग लगभग 2/3 बढ़ गया, हम ऐसा कह सकते हैं। डबल तो नहीं हुआ लेकिन 2/3 हुआ। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से क्या हुआ, इंडियाज पेट्रोलियम कैपेसिटी इंक्रीज सिग्निफिकेंटली सिंस 1-2, ड्यू टू विच इंडियाज टर्न एज अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट्स। पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैड शेयर of 4.3% in India's total exports in 2001, which rose steadily 20% in 13-14। तो आप देख सकते हो कि 4.3 से जो 2001 में था लगभग 13 साल बाद वो 20% हो गया इंडिया के पूरे एक्सपोर्ट में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है। आगे केमिकल एंड केमिकल प्रोडक्ट्स, केमिकल्स यानी केमिकल खुद और केमिकल से बने हुए प्रोडक्ट्स। एन important export item that has performed reasonably well over the last few years is chemicals and chemical products. The share of this item was 10.4% in 15-14। ठीक है, तो डेटा दिया हुआ है, इसमें कुछ ज़्यादा समझना नहीं है। जेम्स एंड ज्वेलरीज, जेम्स एंड ज्वेलरी इज वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूशन टू एक्सपोर्ट अर्निंग इन इंडिया। देखो ये जितने भी हम पढ़ रहे हैं ना, पेट्रोलियम हमने देखा, केमिकल देखा, जेम्स एंड ज्वेलरी देखा, इंजीनियरिंग गुड्स देख रहे हैं, टेक्सटाइल देख रहे हैं, ये हमारे मेजर प्रोडक्ट्स है जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, इसलिए इन सब के नाम दिए हैं। तो ये कितना है, 13.3% था 14-15 में। लेटेस्ट आंकड़ा देखो कोई नहीं है बुक के अंदर, आप इंटरनेट पे गूगल करके पढ़ सकते हैं। टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड गारमेंट्स, अब कपड़ों की बात आ गई, ये कितना था, टुगेदर अकाउंटेड 11.3% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट इन 14-15। तो ये सब परसेंटेज दिए जिससे आप अंदाजा लगा सकते हो कितना हिस्सा है टोटल एक्सपोर्ट का। In fact, India is one of the leading exporting countries of textile and ready-made garments in the world। एक और फैक्ट लिखा है कि भाई इंडिया जो है कपड़ों के व्यापार में, विदेशों में कपड़ों के व्यापार में सबसे लीडिंग का मतलब होता है टॉप पे चल रहा है, टॉप 10 टॉप 5 ऐसा पकड़ लो। ठीक है।
ट्रेंड्स इन इंपोर्ट, अब ये एक्सपोर्ट पढ़ लिया हमने, इंजीनियरिंग गुड्स, पेट्रोलियम, केमिकल्स एंड ये जेम्स एंड ज्वेलरीज और टेक्सटाइल लिख लिया हमने। अब इंपोर्ट्स में क्या है, पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम हैज ऑलवेज रिमेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ द इंपोर्ट इन इंडिया ट्रेड इन द प्री एज वेल एज पोस्ट रिफॉर्म पीरियड। तो 1991 के पहले, यानी कि जब लिबरलाइजेशन हुआ था उसके पहले भी और उसके बाद भी, पेट्रोलियम इंडिया का मेन इंपोर्टेड प्रोडक्ट रहा है, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, गाड़ियाँ बहुत इस्तेमाल होती है, ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है हमारा, तो सब कुछ पेट्रोल से ही हो रहा था, ट्रांसपोर्ट सारा, तो पेट्रोलियम चीज़ें मंगानी पड़ रही थी, राइट। इंडिया हैड अ शेयर ऑफ 27% इन टोटल इंपोर्ट्स। तो अगर मान लो कि अगर हम 100 रुपये का सामान मंगाते हैं तो 100 रुपये में से 27 रुपये तो हम पेट्रोल ही मंगाते हैं, ठीक ना, विच इज करंटली 31%, और जो अब 30 रुपया या 31 रुपया हो चुका है। वो भी ये कब का डाटा दिया हुआ है, 16-17 का दिया हुआ है। Gold. After petroleum, the second most important item is gold. It has been observed that there is a significant drop in gold import during 13-14। तेरा भाई दूसरा इंपॉर्टेंट आइटम है गोल्ड, यानी सोना हम मंगाते थे। बताओ, एक समय था कि हमको हमारे देश को सोने की चिड़िया कही जाती थी, लेकिन आज हम खुद सोना मंगा रहे हैं। हालांकि हमारे यहाँ भी सोना निकलता है, लेकिन हो सकता है कम पड़ता हो, तो बाहर देशों से मंगाया जाता है। हालांकि ये भी लिखा है कि यहाँ पे ड्रॉप हुआ है, ड्रॉप का मतलब कम हुआ है, हमने मंगाना बाहर देशों से कम कर दिया। मुझे इसका कारण ये भी लगता है कि लोगों ने सोना पहनना भी बहुत कम कर दिया। अब देखोगे तो जनरली अब बहुत लोग सोना वोना नहीं पहनते। एक तो अब कॉपी ज्वेलरी बहुत सारी आ रही हैं जो चमकीली हैं, चलती भी हैं, सस्ती सस्ती। द गोल्ड इंपोर्ट्स डिक्लाइन फ्रॉम $53.3 बिलियन इन 11-12 एंड $27.5 बिलियन। देखो तो 11-12 में ये लगभग 50 से ऊपर था, लेकिन ये गिर गया 3 ही 4 साल में 27 हो गया, तो अब तो और गिर गया होगा। दिस वॉज प्राइमली ड्यू टू फेल इन इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस एंड वेरियस पॉलिसीज मेजर टेकन बाय द गवर्नमेंट टू कर्ब गोल्ड इंपोर्ट्स। तो भाई गवर्नमेंट के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, उसकी वजह से गिरा है, ऐसा ये कह रहे हैं। अगला है फर्टिलाइजर्स। द शेयर ऑफ फर्टिलाइजर्स इन इंडिया एक्सपेंडिचर डिक्लाइन फ्रॉम 4.1% टू, जो 90-91 में इतना था 4.1, वो 16-17 में 1.3 हो गया, यानी लगभग 10 साल उधर 10 साल इधर, 26 साल में 1.3 हो गया। फर्टिलाइजर्स जो है, यानी खेती वगैरह में जो भी काम आते हैं। आयरन एंड स्टील, लोहा और स्टील। द शेयर ऑफ आयरन एंड स्टील इन इंडिया एक्सपेंडिचर डिक्लाइन फ्रॉम 4.9 टू 2.1 इन 16-17। तो आयरन और स्टील हमने थोड़ा मंगाना कम किया था 16-17 में। अब क्या आंकड़ा है नहीं पता। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी का आंकड़ा देखना है तो आप गूगल करके देख सकते हो, डालोगे तो आप आराम से गूगल पे टाइप करोगे, आराम से आ जाएगा। लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बहुत ही इजी है। क्या है ये? द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन दैट कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, यूजुअली अ ईयर। तो एक तरह से समझ लो कि कितना हम सामान खरीद रहे हैं, यानी हम मंगा रहे हैं एक तरह से, यानी कितना पैसा खर्च कर रहे हैं और सामान मंगा रहे हैं, और हम कितना सामान भेज रहे हैं और कमा रहे हैं, दोनों का हिसाब किताब। घर की तरह समझ लो, पापा जाते कमाने के लिए तो कुछ खर्चा भी करते हैं ना, जैसे मान लो कोई ट्रक चलाता होगा, टैक्सी चला रहा है, ऑटो रिक्शा चला रहा है, तो ऑटो रिक्शा में सीएनजी लगती है, मेंटेनेंस लगता है, ग्रीस लगता है, ऑयल लगता है, काफ़ी, तो वो खर्चा करने वाली पापा दिन भर चलाते हैं, फिर जो भी आमदनी होती है, और फिर शाम को हिसाब किताब होता है, वही है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हम यहाँ पे यही पढ़ने वाले, हिसाब किताब। अकॉर्डिंग टू एल्सवर्थ, कोई थिंकर हैं, इकोनॉमिक्स हैं, क्या कहते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ समरी स्टेटमेंट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन बिटवीन रेसिडेंट्स ऑफ वन कंट्री एंड द रेट्स ऑफ द वर्ल्ड। यानी जैसे अगर इंडिया की बात करूं तो रेसिडेंट्स ऑफ वन कंट्री यानी इंडिया, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी इंडिया जो है पूरे देशों के साथ क्या कर रहा है? व्यापार कर रहा है, बहुत सारे देशों को सामान बेच रहा है और बहुत सारे देशों से सामान ले रहा है, तो उसका ही हिसाब किताब है, सिंपल, जैसे हम अकाउंट्स में करते हैं। अकॉर्डिंग टू वॉल्कर क्रॉस, इन्होंने भी कुछ कहा है, क्या कहा है? द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। इकोनॉमिक क्यों? पैसे का लेन देन होता है इसलिए। कंप्लीटेड बिटवीन द इट्स रेसिडेंट्स एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली अ कॉन्सेप्ट ऑफ ईयर। इन्होंने भी थोड़ा जुड़ा है कि रेसिडेंस ऑफ अ कंट्री यानी एक देश बाकी पूरी दुनिया से जो भी लेन देन करता है उसका हिसाब किताब, इकोनॉमिक लेन देन, यानी जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो। From the above definition, it is clear that the volume of exchange of goods and services among citizens, businessmen, firms, government, etc. is included in balance of payments. बराबर है? क्या बराबर है? सी
क्या हो गया, क्या बराबर है कि फ्रॉम द अबव डेफिनेशन क्या क्लियर होता है, वैल्यू ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि एक देश बाकी दुनिया के देशों के साथ, पूरे वर्ल्ड के साथ क्या गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज कर रहा है, और कौन करता है, देश मतलब कौन करता है, वहाँ के नागरिक करते हैं, जैसे आप और मैं करूँगा, बिजनेसमैन करेंगे, हमारे देश में बहुत सारे बिजनेस है जो दूसरे देशों में जाके बेचते हैं, वे दूसरे देश के हमारे यहाँ के यहाँ बेच रहे हैं, राइट, फॉर्म्स हैं, गवर्नमेंट भी है, गवर्नमेंट भी लेन देन करती है, उसी से पता चलता है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। अब समझते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ कंट्रीज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट फॉर अ गिवन ट्रेड, difference between the value of exports, countries exports and its imports given period, यानी गिवन पीरियड बार बार क्यों लिखा है, क्योंकि हम जनरली एक साल का टाइम देखते हैं कि एक साल में हमने कितना, कैलकुलेट कैसे करोगे, एक साल एक महीना ऐसे देखते हैं ना, जनरली एक महीना भी नहीं होता, एक साल का देखा जाता है कि एक साल में हमने इतना सामान एक्सपोर्ट किया है और एक साल में इतना सामान इंपोर्ट किया है, इतना सामान भेजा है और इतना सामान मंगाया है, तो उसके बीच का जो डिफरेंस है उसे कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड इज ऑल्सो रिफर्ड to as the international trade balance. So according to Bentham क्या कहते हैं, ये बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ अ कंट्री इज रिलेशन ओवर अ पीरियड बिटवीन द वैल्यूज ऑफ हर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ फिजिकल गुड्स। फिजिकल गुड्स, यहाँ तक कि सर्विसेज भी नहीं लिखा है यहाँ पे, इन्होंने फिजिकल गुड्स कर दिया हुआ, यानी जो दिखता है जिसे छू सकते हैं, कि भाई कितना गुड्स हम भेज रहे हैं यानी एक्सपोर्ट कर रहे हैं और कितना गुड्स हम मंगा रहे हैं, दोनों के बीच का जो भी डिफरेंस होगा वही होगा बैलेंस ऑफ ट्रेड। अकॉर्डिंग टू सैमुअलसन, इनका नाम आपने पहले भी सुना होगा, इफ एक्सपोर्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन द इंपोर्ट वैल्यू इट इज कॉल्ड एज सरप्लस। देखो ये अच्छी बात लिखी है, क्या, इफ एक्सपोर्ट वैल्यू यानी कि हमने सामान बेचा ज़्यादा है यानी भेजा ज़्यादा है, मान लेते 100 रुपये का सामान भेजा, एक्सपोर्ट किया, जो कि ज़्यादा है द इंपोर्ट वैल्यू, यानी और जो हमने खरीदा बाहर देशों से जो मंगाया उसमें हमने खर्चा किया 50 रुपया, तो क्या नजर आता है, 100 रुपये आमदनी हुई, खर्चा कितना किया 50 रुपये बच गया, इसको बोलते सरप्लस, यानी हमने पैसे बचा लिए, ठीक है। आगे गया है, एंड इफ इंपोर्ट इज ग्रेटर देन द एक्सपोर्ट वैल्यू देन इट इज कॉल्ड ट्रेड डिफिसिट। लेकिन ये उल्टा हो जाए तो, कि हमने खर्चा ज़्यादा कर दिया है, खर्चा ज़्यादा कर दिया 100 रुपये, यानी हम बाहर देशों से बहुत सामान मंगा लिए और हमने बाहर देशों में बहुत ज़्यादा नहीं बेचा, सिर्फ 50 रुपये बेचा, तो 50 रुपये का डिफरेंस क्या हो जाएगा, ट्रेड डिफिसिट। डिफिसिट मतलब नुकसान। So it is clear from the above definition that balance of trade includes the value of imports and export of visible goods and invisible goods, दोनों देखो लिखा है। विजिबल गुड्स यानी जो फिजिकल इन्होंने कहा था वो, जैसे कि मोबाइल हो गया, टैब हो गया, लैपटॉप हो गया, और इनविजिबल गुड्स यानी जो सर्विसेज हैं। आज हमारे यहाँ से इंजीनियर्स जाते हैं, डॉक्टर्स जाते हैं, बहुत सारे लेबर तक जाते हैं काम करने के लिए, राइट, उनका सबका। तो यहाँ पे ये एंड होता है। आई होप आपको कंपोजिशन और डायरेक्शन समझ में आया होगा। देखो ये चैप्टर इतना ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लाइटली से पढ़ सकते हो, ठीक है। कंपोजिशन में हमने क्या देखा कि किन सामानों का लेन देन आज़ादी के पहले होता था, फिर किन सामानों का लेन देन आज हम करते हैं, हमने इंपोर्ट भी देख लिया, एक्सपोर्ट भी देख लिया, राइट। फिर हमने देखा डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब किन देशों के साथ हम व्यापार पहले करते थे, लिबरेशन के पहले और आज़ादी के पहले, फिर आज़ादी के बाद और लिबरेशन के बाद हमने किन किन देशों के साथ लेन देन चालू कर दिया, क्योंकि लिबरलाइजेशन के बाद ही हमने बाकी देशों को की कंपनियों को अलाउ किया कि हमारे देश में आके इन्वेस्ट करो। आपको शायद हिस्ट्री थोड़ी बहुत, हिस्ट्री मतलब थोड़ा बहुत आपने सुना होगा कि 1991 में हमारा देश ऑलमोस्ट डूबने वाला था, बहुत सारे कर्ज हो गए थे, बिजनेस चल नहीं रहा था, मंदी आ गई थी। तो उस टाइम जो भी प्राइम मिनिस्टर और जो भी आसपास के लोग थे होते ना पार्टी के अंदर या सरकार में, तो उन्होंने डिसीजन लिया कि हम लिबरलाइज करेंगे, यानी बाहरी लोगों को कहेंगे कि आओ हमारे देश में इन्वेस्ट करो, कंपनी खोलो, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें आगे बढ़ी और बहुत सारे देशों के साथ हमारा व्यापार बढ़ा। जैसे जो उन्होंने ओपेक और ये सब पढ़ा ना, ये सब उन्हीं सब की देन लगभग। चलो तो ये इकोनॉमिक्स हमारा कंप्लीट हो जाता है और आप क्वेश्चन आंसर अपना कर लेना। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और देखो आपकी बुक में एक और चीज़ है, ग्लोसरी ऑफ इकोनॉमिक टर्म्स, तो इसे भी एक बार देख सकते हो, क्योंकि ऐसे तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कई सारी चीज़ें आपको मालूम पड़ेंगी, लाइक कॉपीराइट, आपको बहुत सारी चीज़ों के मतलब पता चलेंगे, एग्जैक्टली डेफिनेशन मीनिंग पता चलेगा। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ पे एंड करते हैं लेक्चर, और अगला जो लेक्चर होगा उसी ओबीसी चल रहा है, उसे भी कंटिन्यू करेंगे और बीके का भी कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। तो फेसबुक पे भी मिलेगा आपको और
यूट्यूब पे भी मिलेगा। चलो फिर, थैंक यू, गुड नाइट।